टॉपिक टॉर्क ऑन डाइपोल ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो यहाँ पे पहले टॉपिक को ना अच्छे से समझना चाहिए। जो हेडिंग होती है टॉपिक की उसमें से आपको कुछ कंडीशंस पता लगती हैं, वो कंडीशंस हमेशा जान लेनी जरूरी होती हैं। पहली कंडीशन डाइपोल है, प्लस क्यू माइनस क्यू का कॉम्बो है, डिस्टेंस 2a होगा, आप मान सकते हो, पर ये एक डाइपोल है, आपने पढ़ लिया। टॉर्क ये आप जानते हो, टॉर्क आपने 11th क्लास में काफी पढ़ा हुआ है। टॉर्क आपको पता है, डाइपोल पता है। अब एक नया वर्ड आता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लाइंस पैरेलल हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है मतलब आप कहीं भी उस 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए उस रीजन में, दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगी। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है, दैट इज। और लाइन रिप्रेजेंटेशन करना हो तो पैरेलल लाइन से उनको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा था प्रॉपर्टी में, जहां डेंस लाइन होती है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है, जहां पर लाइन कम डेंस होती है, रेयर होती है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होती है, वीक होती है। लेकिन अगर लाइन पैरेलल हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, बराबर होती है, तो हर पॉइंट पर इक्वल होती है। तो पहले फिगर को एक बार हम देखेंगे, पर पहले कंडीशन क्या क्या दी हुई है। हमें 2 चार्जेस दिए हुए हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, लेंथ 2a है, हमेशा से लेते आ रहे हैं जब से डाइपोल शुरू करा आपने। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर है, ये जो बोल्ड है ये वेक्टर है, ई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहां पर एक कंडीशन है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, वो अलोंग एक्स एक्सिस हो सकता है, वो वाई एक्सिस हो सकता है, वो आई कैप प्लस जे कैप की तरफ भी जा सकता है, वो कहीं भी जा सकता है। और जो आपने डाइपोल रखा है, तो डाइपोल की स्ट्रेंथ किससे मेजर होती है? डाइपोल मोमेंट से। तो डाइपोल मोमेंट की एक फिक्स डायरेक्शन होती है, वो भी कहीं जा सकती है। इसका मतलब यहां पर 2 वेक्टर्स हैं, एक तो डाइपोल मोमेंट और एक इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उनके बीच कोई एंगल भी होगा, वो एंगल हम थीटा मान रहे हैं। सीधा डायग्राम में जो ये लाइंस पैरेलल बना रखी हैं, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, यूनिफॉर्म है, पैरेलल हैं। अब एक डाइपोल जो कि माइनस क्यू प्लस क्यू और 2a लेंथ में है, उसका जो डाइपोल लेंथ है वो 2a है, अगर वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चला गया तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा, तो उसका एक रिप्रेजेंटेशन हमने किया हुआ है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर एंगल थीटा है, बेटा थीटा एंगल किसका है पहले आपको ये बहुत अच्छे से समझ लेना है, यहां पर गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहले समझिए, थीटा जो एंगल है वो पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल है, ये आपको जान लेना जरूरी है। और पी वेक्टर कहां से कहां होता है डाइपोल की, बताया बेटा, नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है। तो पहले आप इसको लोकेट करो, फिगर में ढूंढो। तो नेगेटिव चार्ज ये रहा देखो बॉटम में, और पॉजिटिव चार्ज ये रहा अप साइड देखो ऊपर की तरफ, है ना। अब आप यहां से एक लाइन ड्रॉ करो, माइनस से प्लस जा रही हो, ये रहा पी वेक्टर। तो पी वेक्टर इस लेंथ के अलॉन्ग चल रहा है जो कि ऊपर की तरफ जा रही है, थोड़ा सा अपवर्ड है, इंक्लाइंड है, और वो इंक्लाइंड किस पर है? इलेक्ट्रिक फील्ड पर, थीटा एंगल से। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रहा है? देखो राइट साइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करूंगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। हमारा पी वेक्टर किधर जा रहा है बेटा? इधर की तरफ जा रहा है, तो इनके बीच का एंगल कितना आ गया? थीटा आ गया। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। ये पता लगाना जरूरी है, ये आपको बहुत जरूरी पता लगाना कि वेक्टर पी और ई के बीच में कितना एंगल है। यहाँ पे मिस्टेक क्या होगी, देखो आप कुछ गड़बड़ ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ बच्चे इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि लेंथ तो नीचे भी आ रही है। लेंथ तो अगर आप माइनस प्लस को इग्नोर कर दो या आप नहीं उसको ध्यान से देखोगे तो हो सकता है आप इसको थीटा ले लो। अब थीटा यहाँ पे एक्यूट एंगल है, यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल है, तो फर्क तो है, एंगल बदल गया है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये 120 होना है, तो एंगल जो है बदल जाएगा। तो एंगल आपको बहुत ध्यान से देखना है, जब भी न्यूमेरिकल करोगे वहां पर तो खास ध्यान रखना है। डेरिवेशन तो आप फिर भी लिख लोगे, लेकिन जब न्यूमेरिकल करोगे उस पर ध्यान रखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थीटा एंगल हमने जान लिया है किसके बीच में है, ई और पी के बीच में है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, सबसे पहला काम है फोर्स, क्योंकि देखो टॉर्क जो होता है उसे मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, है ना। अब मोमेंट ऑफ फोर्स है, उसकी डिफाइन से ही पता चल रहा है कि फोर्स इंक्लूड होगा, तो फोर्स कैलकुलेट करना जरूरी हो जाता है। तो फोर्स किस पर लगेगी? फोर्स
क्योंकि टॉर्क डाइपोल पे निकाल रहे हैं तो फोर्स भी डाइपोल पर ही होगी। अब डाइपोल पर फोर्स कहां कहां होगी? डाइपोल पर 2 पॉइंट हैं जहां पर चार्जेस रखे हुए हैं, एक माइनस क्यू रखा हुआ है और एक पॉजिटिव क्यू रखा हुआ है। इन दोनों चार्जेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी और अब हम उन्हें बारी बारी समझते हैं। पहले पॉजिटिव क्यू पर कितना लगेगा? प्लस क्यू ई। प्लस क्यू ई है तो प्लस का मतलब है सेम डायरेक्शन है ई के साथ। तो देखो डायरेक्शन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड जा रही है, ये फोर्स भी राइट साइड जा रही है। अब इसको थोड़ा एक अलग तरीके से भी समझ लेते हैं। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस चार्ज पर फोर्स क्रिएट करेगी यानी फोर्स अप्लाई करेगी या ये चार्ज उसको एक्सपीरियंस करेगा तो किस डायरेक्शन में करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में करेगा। अब आपको मैं एक सिंपल सा मतलब एक अजम्पशंस बता देता हूं। मान लो अगर हम यहाँ पे एक एज्यूम कर लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं से भी आ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आती है बेटा? पॉजिटिव से आती है ना, और नेगेटिव की तरफ जाती है। अब मान लो यहाँ पे आपने एक छोटा सा प्लस क्यू चार्ज रख दिया तो प्लस प्लस क्या होगा? रिपल्शन होगा ना, तो दूर की तरफ जाएगा यानी दूर हो जाएगा, राइट साइड जाएगा। तो आप इसको किसी भी तरीके से समझिए, एक ही बात है, चाहे आप इसको प्लस क्यू ही लेकर करो तो भी वो राइट साइड ही जाएगा। तो in this case force exerted on charge plus q is on towards right and same force on charge minus q, here it is minus, तो माइनस क्यू ही क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। और अगर आप इसको ऐसे कंसीडर करना चाहते हैं कि यहाँ पे अट्रैक्शन है कि रिपल्शन है, ऑफ कोर्स अट्रैक्टिव है टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पॉजिटिव है, वहां की तरफ जाएगा। तो कुछ भी है, दोनों तरीके से आप ये जान सकते हो कि फोर्स अगर पॉजिटिव क्यू पे लग रहा है तो वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर फोर्स माइनस चार्ज पे लग रहा है इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने दोनों फोर्सेस देखी, पर दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये भी आपने देख लिया। क्यू ई मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? ना तो आपने कोई वेक्टर साइन लेना है, ना आपने कोई डायरेक्शन लेना है, ना आपने कोई चार्ज का नेचर लेना है। तो सिंपल देखो, क्यू ई, नो वेक्टर नो साइन, दोनों का फोर्स मैग्नीट्यूड इक्वल, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट है। तो अगर आप इनको सम करेंगे ना मैथमेटिकली यू विल गेट जीरो। कैसे? अगर आप इनका टोटल सम करो, फोर्स निकालो, टोटल फोर्स कितनी लग रही है, तो टोटल फोर्स तो जीरो आएगी। लेकिन आपने 11th क्लास में पढ़ा है, अगर इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस एक पॉइंट पर एक्ट करें तब तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट होता है, तब तो वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, ना तो वहां पे ट्रांसलेशन होगा ना वहां रोटेशन होगा, वहां पे बिल्कुल स्टेशनरी हो जाएगा ऑब्जेक्ट, एक ही पॉइंट पर है। आप एक बुक को राइट साइड में धक्का दे रहे हो, उसी बुक को लेफ्ट साइड धक्का दे रहे हो, बराबर फोर्सेस से धक्का दे रहे हो, वो बुक वहीं रुकी रहेगी। लेकिन अगर आप उस बुक्स के एक कॉर्नर को सेलेक्ट करो, एक कॉर्नर को, और उसको राइट साइड करो, और डायगोनल कॉर्नर को लो, दूसरे कॉर्नर जो डायगोनल अपोजिट हो, यानी बुक अगर आप एक रेक्टेंगल की तरह लो और उसका डायगोनल बनाओ और एक डायगोनल के एक एंड पर फोर्स लगाओ टुवर्ड्स राइट साइड और एक पे टुवर्ड्स लेफ्ट लगाओ, तो यू विल सी कि अगर आप इनको फोर्सेस को लगाओगे तो यहां पर सम तो जीरो होगा, बुक कहीं नहीं खिसकेगी, लेकिन बुक टर्न करेगी, रोटेट कर जाएगी अपने एक्सिस पर। और अगर अपने एक्सिस पर रोटेट करेगी तो यहां पे हम कह सकते हैं उस पर टॉर्क लग रहा है। तो टॉर्क तब लगता है जब कपल फॉर्म होता है। अब कपल फॉर्म कैसे? इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस लग रही हैं, बिल्कुल है, यहाँ पे प्लस क्यू है माइनस क्यू है, लेकिन कुछ डिस्टेंस पे लग रही है, और वो जो डिस्टेंस होता है वो जितना ज्यादा होगा उतना ही टॉर्क बढ़ेगा। तो अगर वो डिस्टेंस कम होता जाएगा तो टॉर्क भी कम होता जाएगा। इसीलिए अगर एक ही पॉइंट पर दोनों फोर्सेस लग रहे थे तो फोर्स जीरो था। तो सी टॉर्क का क्या मतलब है? टॉर्क का मतलब है ईदर फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस। फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करो और उसको किसी भी फोर्स जो डिस्टेंस है उसको ईदर फोर्स के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि फोर्सेस तो इक्वल है ही। तो ये टॉर्क निकालने का तरीका आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है, तो इस पे ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको अच्छे से आता है। एक टॉर्क निकालना है तो ईदर फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो जो डिस्टेंस है, लेकिन डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप पहले इसको ड्रॉ करके समझ लेते हैं। अगर हम यहां अपने केस में देखें तो ये जा रहा है F1, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए ले रहा हूं, प्लस क्यू के लिए, और ये जा रहा है F2 नेगेटिव के लिए।
नेगेटिव क्यू के लिए। अब इन दोनों डायरेक्शंस अपोजिट हैं, इनके बीच का डिस्टेंस ये होगा, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस है d। अब ये हमारे डायग्राम में कहाँ है, ये आपको लोकेट करना है। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस वन, दिस इज d। आपको ये कैलकुलेट करना है। अब इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, थीटा है, थीटा की सामने वाली साइड है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो क्या बनेगा, d विल बी p sin थीटा, तो d यानी डिस्टेंस बन जाएगा p sin थीटा। ओके, इट इज अ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस थीटा के ऑपोजिट में तो sin थीटा आएगा ना, तो यहाँ पे 2a लिख लेंगे हम। अगर हम इस लेंथ की बात, अगर हम लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं तो वी विल राइट 2a sin थीटा। सो इफ p is taken as 2aq, so p sin theta अगर मैं लिखूं तो that is 2a sin theta times q। तो अगर आप लेंथ को मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, तो लेंथ के अकॉर्डिंग ही करेंगे, तो दैट इज 2a sin थीटा। अब इसे मल्टीप्लाई q कर दोगे तो ये बन जाएगा p sin थीटा, क्योंकि हमारे पास एक q फैक्टर है जो मल्टीप्लाई करना है। कैसे, ये देखते हैं इसको। टॉर्क क्या लेना है आपको, QE, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 2a sin थीटा। नाउ मल्टीप्लाई दिस q टू दिस वन, 2a sin थीटा के साथ, तो टॉर्क क्या बनेगा, QA ट्वाइस sin थीटा। तो ये कौन है, दिस इज द सेम जो we discussed, p sin theta, so this is p sin theta। so q into 2a e sin theta is pe sin theta। so आप q into 2a को p लिख सकते हो, e आप पहले से लिख चुके हो यहाँ पे q, और sin थीटा ये जो वर्टिकल कंपोनेंट आया था। ये अभी मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, ये यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड का डिस्कशन हो रहा है। अब अगर हम बात करें कि अगर ये, क्योंकि हम जानते हैं टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी और साइन थीटा आ गया है तो दैट विल बी अ वेक्टर प्रोडक्ट, तो ये एक वेक्टर प्रोडक्ट होगा, एंड दैट इज टाउ इज p क्रॉस e। तो हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं p और e का। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क।